तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं फंक्शन होते क्या हैं और कैसे यूज में लेना है, कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहली चीज, फंक्शन होते क्या है उसके लिए अगर कहें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जा रहा है फंक्शन। कि आप जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोग्राम के लिए भी हम क्या कहते हैं, उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वहीं अगर एक पर्टिकुलर वर्किंग आप इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा जा रहा है, आप वहां वर्किंग के करस्पॉन्डिंग उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसे हम कह रहे हैं फंक्शन। उस वर्किंग को हम कह रहे हैं फंक्शन। समझेंगे इसे और आगे डिटेल में, बट अभी पहले अगर हम कंसीडर करें कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट कुछ समझने के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जांपल के लिए, कि आपको अगर कभी पावर कैलकुलेट करनी है 4 की पावर 3, एक बार समझने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम फॉर्मेट में समझ लेते हैं। सपोज आपको कभी ना पावर कैलकुलेट करनी है, क्या पावर कैलकुलेट करनी है, 4 की पावर 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर जो वैल्यू है उसके साथ आप एडिशन करना चाहते हैं, प्लस कर देंगे। प्लस किसका करना चाहते हैं आप उसके साथ, सपोज आप ऐड करना चाहते हैं 7 की पावर 2, और उसी वैल्यू के साथ आप प्लस करना चाहते हैं सपोज, और प्लस किसे कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास यहाँ पे हो 5 की पावर 8। तो आप अगर इन वैल्यूज का एडिशन करना चाहते हैं तो एक बार समझें इसे। अगर आपके पास फंक्शन अलग से डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप इन्हें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मेन फंक्शन में ही, तो कैसे कर रहे होते? तो पॉसिबली आप इस तरीके से करते कि पहले एक लूप प्रोवाइड करते 4 की पावर 3 कैलकुलेट करने के लिए, फिर एक लूप और प्रोवाइड करते 7 की पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये वैल्यू आपको यहाँ पे विजिबल है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सकता है आप ऐसे सोचे 4 into 4 into 4 लिखना ही तो था। बट अगर ये A की पावर B, C की पावर D और E की पावर F है, वेरिएबल की वैल्यू यूजर ने दी है, फिर अगर हमें ये काम करना है तो लूप से कर रहे होते हैं, पहला लूप इसके लिए, दूसरा लूप इसके लिए, तीसरा लूप इसके लिए, और लूप की हेल्प से हम ये इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देते, काम हो जाता, और तीनों वैल्यूज का एडिशन कर देते। बट कहीं ना कहीं हमारे उस लॉजिक का रिपीटेशन हो रहा होता। पावर कैलकुलेट करने का जो लॉजिक होता है ना, A की पावर B कैलकुलेट करने का सेम लॉजिक C की पावर D कैलकुलेट करने में भी काम में आएगा। लॉजिक सेम रहेगा, बस वेरिएबल नेम ही तो बदलेंगे। तो वहां पे आप जहां वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं पावर के लिए, अगर आपको हम बता देते हैं, जैसे हम पहले बता भी चुके हैं एक्चुअली में, कि प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है पावर कैलकुलेट करने के लिए। और प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से हैं? तो POW नेम का प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जिसके पास अगर आप 4, 3 देते हैं दो वैल्यूज, तो ये 4 की पावर 3 कैलकुलेट करके लाके दे देगा। प्लस करते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए 7, 2, तो 7 की पावर 2 लाके दे देगा। सिमिलरली प्लस करते हैं आप पावर 5 की पावर 8 के लिए 5, 8, तो ये भी पावर कैलकुलेट करके लाके दे देगा, जिसका हम यहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं। एडिशन करवा के हमने सपोज किसी रिजल्ट में स्टोर करवाया और हमारा काम हो गया। हम इस रिजल्ट को R की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ इस तरीके की वर्किंग परफॉर्म करने के लिए बस आपको इस POW के करस्पॉन्डिंग एक हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी। ये जो तीनों जगह POW हम काम में ले रहे हैं, उसके लिए बस आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। math.h हेडर फाइल इंक्लूड की और उसकी हेल्प से ये फंक्शन आपको मिल गया, और काम बहुत आसान सा हो गया। अगर आपको ये आइडिया लगता है कि कैसा ये काम रहा, कैसा वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हो गया कि आपको बार बार कोई लूप देने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है या पहले से डिफाइंड है, उस फंक्शन को काम में लेना है, मतलब केवल फंक्शन का नाम दिया, उस फंक्शन के पास क्या क्या वैल्यू भेजनी है वो स्पेसिफाई किया, और फंक्शन अपना काम कर जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट करके लाके दे देगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर जाएगा अगर ये प्री डिफाइंड फंक्शन था। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि फंक्शन हमारे पास दो तरीके के अवेलेबल है। फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है, एक तो प्री डिफाइंड फंक्शन,
प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन जिन्हें हमने डिफाइन नहीं किया, जो पहले से डिफाइंड है, वो है प्री डिफाइंड फंक्शंस। और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिन्हें हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सपोज एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास ऐसा है जहां पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं 4 का, फैक्टोरियल 4 का। आप चाहे तो इससे समझने के लिए हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? फैक्टोरियल का आप सबको पता होगा, अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो एक बार एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लिख देते हैं, लिखने में आसानी होती है ना। 4 की बात, सॉरी 4 का फैक्टोरियल प्लस, अगर आपको करना है 7 का भी फैक्टोरियल प्लस 9 का भी फैक्टोरियल। कंफ्यूज मत होना नॉट ऑपरेटर से, यहाँ पे केवल समझने के लिए इस तरीके से लिखा है, अदरवाइज आप जिस भी तरीके से जानते हैं। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ये एडिशन, तो हमें फैक्टोरियल वाली वर्किंग पता होनी चाहिए पहली चीज तो, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन अगर नहीं है तो वो फंक्शन हम डिफाइन करना चाहेंगे। कैसा डिफाइन करेंगे वो फंक्शन? जहां पे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो सके। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर आई इक्वल, वो जो भी नंबर है वो नंबर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जब तक वो 1 नहीं आता तब तक आई माइनस माइनस करते हैं। ये लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करना चाहेंगे फैक्टोरियल, जहां पे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं अगर एफ नेम के वेरिएबल में सपोज, तो एफ की पुरानी वैल्यू में ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम ये आई की वैल्यू, जहां एफ की इनिशियल वैल्यू क्या दी होगी, हो सकता है आपने ये 1 प्रोवाइड कर रखी हो। लॉजिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लॉजिक को लेके कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी यहाँ पे आप ये मानना कि कुछ तो वर्किंग होती है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की, अभी उसे मत सोचने लग जाना कि सही तरीका है या गलत तरीका है। अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो भी वर्क होता है, हमें वो वर्क पहले किसके लिए प्रोवाइड करना है? नंबर पहले हम देते हैं, अगर यहाँ पे 4, तो 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाता है। अगर यहाँ पे हमने नंबर 4 दिया तो फैक्टोरियल हमारे पास जो कैलकुलेट होके आता है वो हमें मिल जाता है 4 का फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ देते हैं नंबर 7 तो 7 का फैक्टोरियल, अगर हम नंबर देते हैं 9 तो 9 का फैक्टोरियल। और सपोज करो इस वर्किंग को हमने एक नाम दे दिया, अगर जैसे समझने के लिए यहाँ पे लिखना, हमने नाम दे दिया सपोज फैक्ट। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इस वर्किंग के लिए हमने नाम सपोज दे दिया फैक्ट, जिसमें ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे, बट अगर ऐसा एक बार डिफाइन कर दिया तो हमारा फायदा क्या हो गया? ये जो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 7 और फैक्टोरियल ऑफ 9, इनका एडिशन, तो कैलकुलेट करना कैसा रहेगा? अगर ये फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं तो फैक्टोरियल ऑफ 4 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 7 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 9, मतलब ये फैक्टोरियल चाहे हमें एक बार कैलकुलेट करना है चाहे 3 बार कैलकुलेट करना है, एक बार डिफाइन कर दिया और बार बार कितनी भी बार काम में लेते रहो। और ये जो भी रिजल्ट आप वेरिएबल जैसे आर में असाइन करवाना चाहते हैं तो असाइन करवा लेंगे और आर की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, अगर फैक्ट नेम का ऐसा कुछ फंक्शन प्रोवाइड कर दिया तो। और होपफुली आप सभी को ये आइडिया लगता है कि 3 बार ऐसे लूप देते, पहले 4 के लिए, फिर 7 के लिए, फिर 9 के लिए, उससे अच्छा है एक बार ये लिखा और बार बार काम में ले लिया। तो अब फंक्शन जो हम बात कर रहे थे, फंक्शन क्या चीज है और कैसे हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर वर्किंग के लिए प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पे हम बात करें फंक्शन किस तरीके के होते हैं, तो फंक्शन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर रहे, जो पहले से डिफाइंड है, उन्हें लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जब आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया तो कंपाइलर की लाइब्रेरी में वो अवेलेबल है। कंपाइलर जब इंस्टॉल किया तो बहुत सी आपके पास हेडर फाइल आई है, उन हेडर फाइल के हेल्प से जो अवेलेबल हुए हैं। क्या करना है आपको? प्री डिफाइंड फंक्शन अगर काम में लेना है
तो आपको बस पता होना चाहिए कि इस नेम का कोई फंक्शन है जो ऐसा काम करता है। आप उस फंक्शन को काम में ले सकते हैं, बस उसकी हेडर फाइल की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शन जिन्हें हम डिफाइन कर रहे हैं, नो डाउट हम यूजर नहीं, हम प्रोग्रामर हैं, बट कंपाइलर जिसने बनाया वो भी एक प्रोग्रामर रहा होगा और उसका प्रोग्राम था ये कंपाइलर। तो हम उसके कंपाइलर को यूज में ले रहे हैं, तो कंपाइलर बनाने वाले के रेस्पेक्ट में हम हो गए यूजर, तो इन्हें हम कह रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिंपल मैनर में जिन्हें हम डिफाइन कर रहे हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिन्हें हम डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए अगर हम बात करें तो स्टेप्स जो हम कंसीडर कर सकते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए, वो स्टेप कौन कौन से हैं? तो वो स्टेप है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। पहले अगर हम इन्हें समझें कैसे लिखेंगे वो तो बात करेंगे, बट ये है क्या चीज वो अगर थोड़ा सा आइडिया दें, ओवरव्यू दें, तो ये है इंफॉर्मेशन देने का तरीका कि इस नेम का फंक्शन हम आगे प्रोवाइड कर देंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी तसल्ली जो दे रहा है कंपाइलर को, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, जो फंक्शन के बारे में तसल्ली देता है कि ये फंक्शन का नाम है, इस तरीके की वैल्यू को रिसीव करता है और ऐसी वैल्यू को रिटर्न करता है, कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये केवल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये कंपाइलर को तसल्ली देने का काम है, जिसका कभी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, केवल तसल्ली देगा कि हाँ इस तरीके का कोई फंक्शन हम बना रहे हैं। क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन की तसल्ली मिल जाती है हेडर फाइल से, हमारे बनाए हुए फंक्शन की तसल्ली हमें देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर रिक्वायर्ड लगे तो प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन कॉल की अगर बात करें तो ये वो पर्टिकुलर स्टेप है जो हमें स्पेसिफाई करेगा कि हमें इस फंक्शन को कहाँ कहाँ काम में लेना है, फंक्शन के यूज को स्पेसिफाई करेगा। जबकि फंक्शन डेफिनेशन तो वर्किंग कहीं तो एक बार लिखेंगे, वो वर्किंग जहां आप एक बार प्रोवाइड करेंगे वो कहलाएगी फंक्शन की डेफिनेशन। इन जनरल जो हम फंक्शन वर्ड कह देते हैं वो कई बार फंक्शन डेफिनेशन के लिए कह देते हैं। फंक्शन डेफिनेशन जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड है, राइट, फंक्शन की वर्किंग जो प्रोवाइड है, और उसे बार बार काम में जहां लेना चाह रहे हैं वो है फंक्शन कॉल। जैसे हम बहुत सी बार प्रिंटफ काम में ले चुके हैं, काम में ले चुके मतलब हमने क्या दिया, फंक्शन कॉल किया है, प्रिंटफ को कॉल किया, प्रिंटफ यूज में लिया है, प्रिंटफ को डिफाइन नहीं किया हमने, उसको डिक्लेरेशन, उसकी इंफॉर्मेशन हमने हेडर फाइल से प्रोवाइड कर दी, जैसे stdio.h हेडर फाइल अवेलेबल है उससे हमने प्रोवाइड कर दी। तो हमारे पास यहाँ जो हम फंक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। दो तरीके के हो सकते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड पहले से बने हुए लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं, और यूजर डिफाइंड जिन्हें हम बना रहे हैं। और हम जिन फंक्शंस को बना रहे हैं उनके लिए अगर समझने के लिए हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की, कि कौन कौन से स्टेप्स हम कंसीडर कर सकते हैं, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन मतलब तसल्ली देना, कॉल मतलब यूज में लेना, और डेफिनेशन मतलब एक जगह उसकी वर्किंग प्रोवाइड करना, उसे डिफाइन करना कि क्या काम करना है। अब एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज को अगर समझें, जैसे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल हम पहले आपके सामने जो प्रोवाइड कर रहे हैं, होपफुली आप सभी को ये एग्जाम्पल तो ध्यान होगा, हमने बहुत पहले किया था। एंटर टू वैल्यूज का मैसेज दिया, एनएफ से रीड कर लीजिए दो वैल्यू, फिर उसके बाद हमने कर दिया सी इक्वल ए प्लस बी, मतलब क्या, सम ऑफ टू नंबर्स। ये एक छोटा सा सिंपल सा हमारा एग्जांपल था जिसमें रिजल्ट हमें जो प्रिंट करना था वो रिजल्ट हमने प्रिंट करवा दिया। मैसेज जैसा आप देना चाहें, आप प्रिंट एफ ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही चुका होगा सभी को, एंड ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर रखा है और ये वर्क भी करता है, ये आप सभी जानते हैं। हम इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को अगर यूजिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब क्या, ये जो काम अभी प्लस से हो रहा है ना, हम चाहते हैं इस फंक्शन में, मेन फंक्शन के अंदर
प्लस काम में नहीं लेना, बस ऐसे ही मन कर रहा है एक बार एग्जाम्पल के लिए। अदरवाइज तो ये काम जो केवल प्लस से हो रहा है उसके लिए अलग से फंक्शन देने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी ने अगर जबरदस्ती कह दिया कि सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं जैसा हम आगे अब डिस्कस करें। अदरवाइज समझने के लिए हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं ना। जैसे सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी अभी एडिशन करना सीखा है, अभी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, सम करना अभी उसने सीखा है, और वो आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है कि हाँ मैंने सम करना सीख लिया। अब आप क्या कहोगे, सीख लिया तो चलो मेरी हेल्प कर दो, ऐसे ही कह देते हो ना कई बार, हेल्प कर दो। आप कह देते हो मैं दो वैल्यू देता हूँ, उनका एडिशन करके दे देना। आप वैल्यू दे दो 5 और 11, आप कर सकते हो भले ही यहाँ पे प्लस खुद, मन नहीं कर रहा अभी मेन फंक्शन में एडिशन परफॉर्म प्लस से करने का, आप चाहते हो उस बच्चे की हेल्प लेना, उस वर्किंग की हेल्प लेना, तो क्या कहोगे, आप कह दोगे कि ये दो वैल्यू लो, मुझे तो बस एडिशन का रिजल्ट लाके दे देना। तो वो बच्चा दो वैल्यू रिसीव करके उन दोनों का एडिशन करेगा और जो वैल्यू आई वो वैल्यू आपको बता देगा। अब यहाँ पे यही चीज समझें, हम वो बच्चा जो था उसी की तरह फंक्शन की वर्किंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। फंक्शन की वर्किंग को सी से कोई मतलब नहीं है कि आप उस रिजल्टेंट वैल्यू का क्या करने वाले हैं। आप कुछ काम कर रहे थे, आप रिजल्टेंट वैल्यू हो सकता है अपने इनकम टैक्स वाले फॉर्म में फिल कर रहे थे, या आप अपने कॉलेज के कहीं पे डिटेल में फिल कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप उसे कहाँ काम में ले रहे हैं। आपने बच्चे की हेल्प ले ली, वो कैसे, जैसे सम नेम का फंक्शन हमने डिफाइन करने का सोचा। तो पहली चीज फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेरिएबल्स का नेम देते आ रहे हैं। फंक्शन का नेम भी आइडेंटिफायर नेम है, इसमें भी अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर अलाउड है, और कोई स्पेशल सिंबल या डॉट या स्पेस अलाउड नहीं होगा फंक्शन के नेम में। अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर, साथ के साथ अल्फाबेट लोअर केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल लेटर वाला दोगे तो सब जगह स्मॉल वाला यूज में लेना, डिफाइन भी वैसे ही करना, यूज भी वैसा ही, तसल्ली भी, डिक्लेरेशन भी वैसा ही। अगर आप कैपिटल में दे रहे हैं तो कैपिटल आप कैमल केस दे रहे हैं कि एक कैपिटल एक स्मॉल, जैसा आप देना चाहें, तो वैसा ही आप सब जगह पे काम में लेंगे। तो जैसा नाम दिया एग्जैक्ट वैसा ही नाम सब जगह पे काम में लेना है। साथ के साथ फंक्शन का जो नेम दे रहे हैं उसमें डिजिट हो सकती है, सम वन नाम का फंक्शन दे सकता है, पर ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। और एक ही स्पेशल सिंबल है जो अलाउड है, वो क्या, अंडरस्कोर। सम ऑफ टू, जैसे ये आपने ऐसा कुछ लिखा, दे सकते हैं इस तरीके का नाम भी, आपकी चॉइस है। अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। साथ के साथ ये जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, ये पहले से कोई प्री डिफाइंड थिंग, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका नाम दे दो केस, स्विच केस में आपने ऑलरेडी केस कीवर्ड देखा, राइट। आप इसका नाम वाइल, वाइल नहीं दे सकते, फॉर नहीं दे सकते, जो कीवर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो नहीं दे सकते। और कीवर्ड ऑलरेडी हम कौन से देख चुके हैं, एक बार बस ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे ना बीच में। कीवर्ड हम देख चुके हैं इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, पुट, डबल, रिटर्न हमने थोड़ा देखा है, लेकिन साथ में हमने कहा था कि रिटर्न को हम देखेंगे कहाँ, फंक्शन में, तो थोड़ा देख लिया है, बाकी आगे देखेंगे ना। तो कुछ कीवर्ड्स हम देख चुके हैं, हो सकता है कुछ और भी देखे होंगे, बट आगे हम देख लेंगे ना। ये कीवर्ड्स होपफुली आप सबको ध्यान देंगे। फंक्शन डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कीवर्ड अलग से कुछ नया नहीं आ रहा है। कोई ऑपरेटर नया जो आ रहा है वो केवल ये ऑपरेटर है, ये कहलाता है फंक्शन कॉल ऑपरेटर, जिसकी प्रेसिडेंस हमने अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स डिस्कस किए ना उन सबसे हायर प्रेसिडेंस। और ये फंक्शन कॉल कब कहलाएगा, नॉर्मल ब्रैकेट ऐसा दिया तब ये फंक्शन कॉल नहीं है। अभी ये ब्रैकेट कोई ऑपरेटर नहीं है सी प्रोग्रामिंग का, ये ब्रैकेट कोई ऑपरेटर नहीं है, कि ये केवल
ग्रुप परफॉर्म करने का तरीका है, एक्सप्रेशन को बाउंड्री प्रोवाइड करने का तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री अवेलेबल है। ये कोई ऑपरेटर नहीं है, इसकी कोई प्रेसिडेंस नहीं होती, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स की होती है। बट यहीं पे हम बात कर रहे हैं आज एक ऑपरेटर, फंक्शन कॉल ऑपरेटर, जो ब्रैकेट ही है लेकिन फंक्शन के नेम के साथ। फंक्शन का नाम दिया, साथ में दिया ये ब्रैकेट। ये है एक ऑपरेटर जो अभी तक के जितने भी ऑपरेटर्स हमने देखे हैं उन सबसे हायर प्रेसिडेंस पे है, यूनरी से भी हायर प्रेसिडेंस पे है ये फंक्शन कॉल वाला ऑपरेटर। और यहाँ पे हम क्या काम करना चाह रहे हैं, तो वापस से उसी कहानी से रिलेट करते हैं कि वो छोटा बच्चा जो सम करना सीख चुका है उसे दे दी हमने 2 वैल्यू, प्लस हमने खुद ने नहीं किया, हमने यहाँ पे केवल कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए वो सारी वैल्यूज दे दी उस फंक्शन को जो हमें उस फंक्शन तक पहुंचाने की रिक्वायरमेंट लग रही है। सी को हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा वो आराम से समझें, क्योंकि सम जिस बच्चे से आप करवा रहे हो उसे केवल 2 वैल्यू दोगे, असाइन किस में करना है वो उसे बताने की तो जरूरत है ही नहीं। तो हम यहाँ पे केवल 2 वैल्यू देते हैं, उन दोनों वैल्यू को वो बच्चा काम में लेगा, रिजल्टेंट वैल्यू लाके हमें दे देगा, जिसे हम स्टोर किस में करवा रहे हैं, सी में। फंक्शन कॉल ये वाला पार्ट कहलाता है, जो अभी सेलेक्टेड पोर्शन है ना आपके पास, ये ब्लू कलर का जो आपको विजिबल हो रहा है सेलेक्टेड पोर्शन, ये कहलाता है फंक्शन कॉल। ये पूरी लाइन में होना जरूरी नहीं है, ये किसी भी लाइन के बीच में हो सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, जहां पे हमने पावर को एक ही एक्सप्रेशन में 3 बार काम में लिया, जहां पे हमने फैक्टोरियल को एक ही एक्सप्रेशन में 3 बार काम में लेने का सोचा, वो है फंक्शन कॉल। एक ही स्टेटमेंट में 3 अलग अलग फंक्शन कॉल। यहाँ पे अभी हम पहला एग्जांपल जो फंक्शन डिफाइन करने का देखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया सम और ये 2 पैरामीटर दिए a कॉमा b। ये है हमारा फंक्शन कॉल। ये क्या कंसीडर करता है कि यहां से जाना है फंक्शन की वर्किंग पे, फंक्शन की डेफिनेशन पे, वहां पे जो भी कैलकुलेशन जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो सब करेगा। जैसे काम खत्म वहां से जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी उस वैल्यू को लाके यहाँ पे दे देगा, जिसे असाइन कर देंगे हम सी के अंदर, अगर असाइन करने की जरूरत लग रही है तो। ऑब्वियसली वो वैल्यू जो कैलकुलेट होके आ रही है उसे हम असाइन करना चाहते हैं सी में, तभी तो प्रिंट करना चाहेंगे, तो कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो सेलेक्टेड पोर्शन है लाइन नंबर 8 पे, ये है फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन कैसे दे रहे हैं तो समझना, ये लाइन नंबर 3 से और लाइन नंबर 11 तक ऑलरेडी हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है अभी, और ऐसी डेफिनेशन हम हर एक एग्जांपल में अब तक देते आ रहे हैं। वो कौन से फंक्शन की डेफिनेशन है, वो है मेन फंक्शन की डेफिनेशन। मेन फंक्शन प्री डिफाइंड नहीं है, हम डिफाइन करते हैं, हम उसकी वर्किंग देते हैं। हम मेन फंक्शन को काम में नहीं लेते, हम उसे डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखते हैं, ये है इसकी वर्किंग डिफाइन करने का तरीका कि मेन फंक्शन क्या काम करेगा। अगर आप सम ऑफ 2 नंबर्स करा रहे हैं तो वो काम कर जाएगा, अगर आप स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे होते तो स्वैप कर जाता, आप अगर पैटर्न प्रिंट कर रहे थे तो पैटर्न प्रिंट। तो मेन फंक्शन की डेफिनेशन हम देते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमें यहाँ सम नेम के फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, तो हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन किसी और डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन किसी और डेफिनेशन के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते, या तो इससे पहले प्रोवाइड करो या इसके बाद में प्रोवाइड करो। और सी की जो अप्रोच चली आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग कहें तो डिफाइन करते हैं बाद में। सी प्लस प्लस अलग तरीके से सी वाली अप्रोच में डिफाइन करते हैं बाद में। तो यहाँ पे जैसे हम डिफाइन करना चाहते हैं सम को, होपफुली आइडिया लग रहा है आप सभी को। लाइन नंबर 4 से 12 तक तो मेन फंक्शन डिफाइंड है, उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेन के अंदर यूज कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते। यूज किया हमने यहाँ लाइन नंबर 9 पे, ये जो अवेलेबल है यहाँ यूज कर रखा है, बट डिफाइन या तो इससे पहले करो या इसके बाद करो। जितने भी फंक्शन प्रोवाइड करने हैं एक दूसरे के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, यूज में लिए जा सकते हैं। अब जो ये हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे, तो सम नेम का हम फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू ए और बी। ए और बी किस तरीके की वैल्यू है, 2 इंटीजर वैल्यू है जो मेन फंक्शन के स्कोप से सम फंक्शन के स्कोप पे भेजी गई है। और ए और बी जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो तो मेन फंक्शन में क्रिएट किए हैं, तो यहां से केवल हम ये जो कॉपी करवाना चाहते हैं इस कंटेनर के अंदर रखी हुई चीज, उसे किस में कॉपी करवाना चाहते हैं वो चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं।
जैसे हमने यहाँ पे बता दिया इंट x इंट y, तो समझना इस चीज को, a और b जो है या a b और c जो है वो वेरिएबल कौन से फंक्शन के लिए उनका नाम डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन के लिए, उनका नाम सम फंक्शन के लिए है ही नहीं। सम फंक्शन में अगर आप यहाँ पे a और b प्रोवाइड करते ना अगर इस जगह, तो a और b नाम के मेन फंक्शन के अलग, सम फंक्शन के अलग। कहानी की तरह अगर समझे तो एक पर्सन जिसका बुलावा आया है किसी फंक्शन पे जाने के लिए, कोई पर्सन है, कोई इंसान है जिसे बुला दिया फंक्शन में कि वहां फंक्शन आ जाओ। फंक्शन पे जाते टाइम वो गिफ्ट लेके जाता है, और गिफ्ट किससे लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है जैसे चिंटू और मिंटू से गिफ्ट लेके जा रहा है। चिंटू और मिंटू को लेके नहीं जा रहा, चिंटू और मिंटू से गिफ्ट लेके जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं ए और बी से लेके जा रहा है, तो ले जाके किसको देगा, तो सपोज वो जयपुर से दिल्ली फंक्शन अटेंड करने पहुंचा, और दिल्ली में जो फंक्शन अटेंड करने पहुंचा, वहां पे जो पर्सन मिले गिफ्ट को रिसीव करने वाले, उनका नाम भी चिंटू और मिंटू निकला, पॉसिबल है। बट ध्यान रखने की चीज क्या है, जयपुर वाले ए और बी अलग, दिल्ली वाले ए और बी अलग, मतलब मेन फंक्शन वाले ए और बी वेरिएबल अलग कंसीडर हो रहे होंगे, उनकी मेमोरी अलग है। सम वाले ए और बी अलग है, मेमोरी अलग है, लेकिन वैल्यू कॉपी हो गई। यहां अगर ए में चेंजेस करोगे तो ये चेंजेस यहाँ मेन फंक्शन वाले ए में नहीं पहुंचेंगे, ये केवल यहीं के ए वेरिएबल में चेंजेस करना होगा, अगर ऐसा गलती से कर रहे होते तो। बट अभी अगर बात करें तो आप यहाँ पे जब मेमोरी ही अलग मिल रही है तो नाम सेम क्यों रखें, नाम हम अलग कर लें, कंफ्यूजन ही ना रहे जिससे। तो इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया सपोज जेड के अंदर असाइन किया x प्लस वाई, मतलब प्लस काम में तो ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, वो बच्चा काम में ले रहा है। मेन फंक्शन में वो प्लस काम में ना लेते हुए अलग से जो फंक्शन डिफाइन किया उसमें प्लस काम में ले रहे हैं, और रिटर्न कर रहे हैं हम ये वैल्यू कौन सी, तो यहां से वैल्यू रिटर्न कौन सी करना चाहेंगे, जो यहाँ पे रिप्लेस करवाना चाहोगे, जिसे सी में स्टोर करना चाहोगे। अगर आपने सपोज यहाँ से वैल्यू जो यूजर ने दी, वो वैल्यू दी है सपोज 5 एंड 6, एडिशन होता है, एडिशन करके z में वैल्यू पहुंच गई 11, z में वैल्यू 5 प्लस 6 हुआ और वैल्यू क्या पहुंच गई, 11 पहुंच गई, राइट। इस केस में z की वैल्यू जब 11 हो गई, आप फाइनली रिटर्न अगर ऐसा कुछ कर देते 0, तो क्या इंपैक्ट होता, सी में वैल्यू जाती 0, प्रिंट करवाते तो 0 ही प्रिंट होता, भले ही यूजर वैल्यू कुछ भी दो। हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं वो आप समझें, हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं जैसे यहाँ z की वैल्यू, और z की वैल्यू ये रिटर्न करना चाहते हैं, तो हमने स्टेटमेंट दे दिया रिटर्न z। ये वैल्यू जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं x प्लस वाई का एडिशन z में पहुंचा, जिसे हमने यहाँ से रिटर्न किया, और ये वैल्यू जाके यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। बस एक छोटी सी चीज और समझें, फंक्शन कॉल मिलते ही एग्जीक्यूशन जंप करेगा, डेफिनेशन पे a की वैल्यू x को, b की वैल्यू y को दे दी। काम कर रहे हैं यहाँ पे कैसे, z नाम का एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, x प्लस वाई की वैल्यू स्टोर कर दी z में, और रिटर्न कर रहा है z की वैल्यू। लेकिन रिटर्न मतलब क्या, लौट के आना है। जैसे फंक्शन के लिए बुलावा आया था एक पर्सन का, उस फंक्शन के पास जाता है, फंक्शन को एंजॉय करता है, जो भी काम था वो काम करता है, फाइनली रिटर्न गिफ्ट लेके आ जाता है, कुछ वैसा ही है। बट यहाँ प्रोग्रामिंग में ये जो फंक्शन है इसका स्कोप अलग है, और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल क्रिएट हुए, चाहे फंक्शन के गेट पे ही क्रिएट हुए, समझने के लिए बोल रहे हैं गेट पे है ना, और चाहे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर क्रिएट हुए, चाहे यहाँ ये पैरामीटर में आर्गुमेंट लिस्ट में क्रिएट हुए, इन्हें क्या कह रहे हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, आर्गुमेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये जो क्रिएट हुए पैरामीटर, वो तो किस लिए, जो वैल्यू आई उन्हें कॉपी करवाने के लिए, ए की वैल्यू एक्स में, बी की वैल्यू वाई में। बाकी वेरिएबल जितने भी चाहिए तो कहाँ क्रिएट करते हो, जैसे मेन फंक्शन में कहाँ क्रिएट करते हो, उसके अंदर, उसके पास किसी ने कुछ भेजा तो है नहीं, तो खाली पड़ा है ये, और अंदर जितने भी चाहिए वो क्रिएट कर ले। तो सिमिलरली अंदर जितने भी आपको चाहिए यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने z क्रिएट कर लिया। बट जैसे ही सम नेम का फंक्शन कंप्लीट होता है, यहाँ से रिटर्न होके जा रहे हो, तो x y z तीनों की मेमोरी फ्री कर दी जाएगी, और मेमोरी फ्री कर दी तो 11 को संभाल के किस में रख के ले जा सकते हो, किस टाइप के कंटेनर में, वो यहाँ पे बता रहे हैं हम। ये क्या है यहाँ पे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब जो वैल्यू आप वापस फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं इस जगह के लिए,
जैसे यहां से रिटर्न क्या किया, z की वैल्यू, z किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू को किस में रख के ले जा सकते हो, किस कंटेनर में, इंटीजर कंटेनर में, तो वो बता दिया, और वो वैल्यू यहाँ पे लौट के जाएगी, जैसे 11 लौट के गया, स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, c इक्वल 11, और इसका काम क्या है, c में असाइन कर लेगा 11 को, क्योंकि ये सॉल्व हो गया जैसे कोई ऑपरेटर सॉल्व होता है, सिमिलरली फंक्शन कॉल कैसे सॉल्व होता है, वो जाता है अपनी डेफिनेशन पे, डेफिनेशन परफॉर्म करके जो वैल्यू आ रही है उसे रिटर्न करता है कॉल वाली जगह पे, और आगे उस स्टेटमेंट में जो भी काम हो रहा होता है वो काम कर लेता है, जैसे यहाँ असाइन कर रखा है तो असाइन कर लिया। अगर ये चीज इफ के अंदर होती तो इफ के अंदर जो कंपैरिजन आप कर रहे होते, सपोज इफ के अंदर कभी ऐसा चेक कर रहे होते, तो क्या करता है, यहाँ चेक करता 11 ग्रेटर देन 5, ऐसा कुछ हो जाता इफ के अंदर अगर होता तो, राइट। अभी हमने ऐसा कुछ ये प्रोवाइड कर रखा था, ये प्रोग्राम हमने जो दे रखा है इसमें फंक्शन कॉल ये है, फंक्शन डेफिनेशन ये पूरी जो हमने प्रोवाइड कर रखी है वर्किंग लाइन नंबर 13 से 18 तक, ये पूरी है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये है इसका यूज, ये है इसकी वर्किंग। अब बात करते हैं तसल्ली की क्या जरूरत है, क्योंकि ये वर्किंग भी आ गई, यूज भी आ गया। तसल्ली की जरूरत क्या है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो बाद में होता है, पहले तो कंपाइल करते हैं ना। अब प्रोग्राम का कंपाइलेशन हर एक लाइन का कंपाइलेशन होता है, इफ एल्स भी अगर दे रखा है तो ट्रू और फॉल्स दोनों चीज का सिंटैक्स चेक होता है, हर एक लाइन कंपाइल होती है, मतलब लाइन वाइज कंपाइलेशन चल रहा होता है। एग्जीक्यूशन में भले इफ एल्स का कोई एक पोर्शन ही एग्जीक्यूट होगा, बट कंपाइल दोनों पोर्शन होते हैं। सिमिलरली इस प्रोग्राम के लिए भी कंपाइल होता है, कंपाइल होता है, कंपाइल होता है, सो ऑन चलता जा रहा है। और जब ये कंपाइल होते हुए चलते चलते यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ लिखा हुआ देखिएगा सम, और सम क्या चीज है हमने अलग से नहीं बता रखा, सम क्या चीज है हमने नहीं बता रखा। इस केस में कंपाइलर, जो आज के टाइम में अलग अलग कंपनीज के बहुत अच्छे अच्छे कंपाइलर्स भी हैं, ये कंपाइलर अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट डिक्लेरेशन कंसीडर कर लेगा, बट हम चाहते हैं अपनी तरफ से क्यों कंसीडर करें, हम बता देते हैं, तो उसे बताने का तरीका हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और वो तरीका और कुछ नहीं, जो फंक्शन डेफिनेशन का ये हेडर पार्ट है ना, वही सेम चीज यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दी। बस ध्यान देने की चीज ये सेमीकोलन, क्योंकि ये लाइन नंबर 3 पे जो है ना, ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन, इस लाइन नंबर 3 वाले स्टेटमेंट का कभी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसके साथ ये सेमीकोलन इसलिए दिया ये बताने के लिए कि इसकी वर्किंग मत ढूंढना है, इसकी वर्किंग यहाँ पे नहीं है, बाद में कहीं मिल जाएगी, वो तसल्ली मिलेगी। और ये तसल्ली किस चीज की है कि फंक्शन का नाम क्या है वो बता दो, फंक्शन के पैरामीटर किस टाइप में रिसीव कर सकते हो वो बता दो, क्योंकि सिंटैक्स चेक करना है, ए भेज रहे हो, ए इंटीजर है तो इंटीजर में रिसीव किया जा सके। इसके लिए यहाँ पे ये जो अलग आइडेंटिफायर नेम है ना एक्स और वाई, ये बताना कंपलसरी नहीं, और कंपलसरी नहीं है तो नॉर्मली हम कैसे देंगे, इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया सम ऑफ टू नंबर्स का ये अपना प्रोग्राम, जिसे हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। कंपाइल हो गया, देन करते हैं एग्जीक्यूट, तो वर्क कंसोल पे बिल्कुल वैसे ही करेगा, 45 एंड 12 दिया तो एडिशन होके आ गया। कंसोल पे डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा कि फंक्शन से किया है या बिना अलग से फंक्शन दिए हुए किया है। फंक्शन का फायदा प्रोग्रामर को है। होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। एवरेज ऑफ टू नंबर्स ट्राई करना, सम ऑफ टू नंबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स और सम ऑफ 3 इंटीजर वैल्यूज, ये दो अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करना।